वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में हम नेट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो आज का टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर स्पेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें जो क्वेश्चन थे वो रिलेटेड थे कि आपको बताना है कि लीनियर सबस्पेस कौन से ऑप्शंस जो हैं वेक्टर्स जो है वो लीनियर सबस्पेस बनाएंगे। तो इसमें हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है एंड आपको बताना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट गिवन है ऑप्शंस में वो ये मैट्रिक्स कौन से स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज A is invertible and inverse has all the integer entries. Second is determinant of A is odd. Third is determinant of A is divisible by 13. Fourth is determinant of A has at least 2 prime divisors. So ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो उसी से आपको इनके आंसर्स पता लग जाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इन्वर्टिबल कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो। तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं। ठीक है, आगे फिर फर्दर हम चेक कर सकते हैं कि जो उसका इन्वर्स है उसमें सारी इंटीजर्स एंट्रीज हैं या नहीं। तो जो फर्स्ट जो स्टेप मुझे करना है वो ये है कि मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी। सो एक्सपेंड कर दिया मैंने अलोंग फर्स्ट रो 5। सो सॉल्व कर दिया यहाँ पर 5 इंटू -2 -9 इंटू -18 + 8 एंड ब्रैकेट में 1 -72 सॉल्व किया। जो आंसर आया दैट इज -416। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो ऑड आएगा, सो दैट दिस इज रॉन्ग बिकॉज इवन नंबर हमें मिल रहा है। सी ऑप्शन था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 13। तो यहाँ पर 416 को मैंने फैक्टराइज कर लिया है एंड लास्ट आप देखेंगे 13 के फैक्टर्स में बन रहा है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2⁵। इसका मतलब कि जो 416 जो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला था वो डिविजिबल है 13 से। सो सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। डी ऑप्शन पे आते हैं, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसमें एटलीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर्स हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 13 आपको मिल रहा है। सो ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं ऑप्शन ए पे। तो इन्वर्टिबल तो एग्जिस्ट करेगा बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो है। अब हम इन्वर्टिबल निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज डिटर्मिनेंट हमारा यहाँ पर आता है, यहाँ पे होता है एडजॉइंट ए। तो आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे ए हमारे पास आ गया 416। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट हम यहाँ पर निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज यहाँ पर होता है। तो हमने सबसे फर्स्ट के लिए निकाल कर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पे अगर इंटीजर एंट्री मिलती है तो नेक्स्ट पे कर लेंगे। उसके बाद जब तक अगर आपको कोई भी एक ऐसा नंबर यहाँ पे बीच में मिल जाता है जिसकी इंटीजर एंट्री नहीं है तो वहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हो। तो आ जाते हैं, सबसे पहले है 5। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व कर लिया दैट इज 2। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/146 आ जाएगा, जो कि आपको ये बस रफली आइडिया लेना है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। जस्ट हम एक आइडिया लेंगे, इतना सॉल्व करेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये जो नंबर बन रहा है वो रैशनल नंबर बन रहा है, कोई इंटीजर एंट्री नहीं है, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर सकती हूँ। और जो फर्स्ट ए ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट से ही मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है ट्रांसपोज कर सकते हैं बाद में, फिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें तो सारी एंट्रीज जो है वो इंटीजर चाहिए ही चाहिए, और डिवाइड करूंगी तो एक रैशनल नंबर मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर एक आपको मैट्रिक्स गिवन है 5x5 की है। ट्रेस जो है ए का वो 15 है। इफ 2 and 3 आइगन वैल्यूज ऑफ ए ईच विद एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, 24, 120, 180। जो आपकी मैट्रिक्स है वो 5x5 की है। सो इट मीन्स जो आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगी वो भी 5 होंगी। यहाँ पर ट्रेस गिवन है दैट इज 15। इसका मतलब कि जब मैं सम कर दूंगी इन आइगन वैल्यूज का वो 15 होगा। तो आपको जो 2 बातें ध्यान हमेशा रखनी है कि जब आप सम करते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज का सम करते हैं तो वो ट्रेस होता है, और डिटर्मिनेंट जब आपको निकालना हो तो आप प्रोडक्ट कर दो उन आइगन वैल्यूज का। ये 2 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में, जहां पर आपको आइगन वैल्यूज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 और 3 आइगन वैल्यूज हैं और जिनकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। इस बात का ये मतलब है, एल्जेब्रिक मतलब इन द सेंस कि उसकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो आप कंसिडर कर सकते हो, और मल्टीप्लिसिटी 2 होने का मतलब ये है
कि कोई पर्टिकुलर आपकी आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर बोला है ईच विद ईच, जो दोनों आइगन वैल्यूज यहाँ पर गिवन है उन दोनों की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। दैट मीन्स एक तो रूट आपका 2 हो गया और इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो मतलब दूसरा जो आइगन वैल्यू है वो फिर से 2 हो गया। देन नेक्स्ट 3 है एंड 3 एंड एज आई टोल्ड के 5 क्रॉस 5 की है, तो एक और आइगन वैल्यूज मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो आई होप आप ये वर्ड क्लियर है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब कि जो भी आइगन वैल्यू है वो कितनी टाइम्स अकर हुआ है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक आइगन वैल्यू और पता लगाने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता लगाऊंगी। तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकती हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो प्रोडक्ट होगा इन सारे नंबर्स का, और इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं ले लेती हूँ लैम्डा। इन सब का सम करेंगे 3 + 3 6 7 8 9 10, सो 10 प्लस लैम्डा और यहाँ पे ट्रेस है दैट इज 15 का। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 2 × 2 4, 4 3 = 12, 12 × 3 दैट इज 36, 36 × 5 दैट इज 180। सो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 180। हमें डिटर्मिनेंट निकालना था, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है S इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स है इसमें। सो सेट है S जिसमें ए टाइप की मैट्रिक्स है और ए कैसा है 5 क्रॉस 5 का, जिसकी एंट्रीज यहाँ पर 0 या फिर सिर्फ 1 ही हो सकती है। उसके बाद सम गिवन है, जो रोज का और कॉलम्स का दोनों का सम यहाँ पर 1 and 1 गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज 5 to the power square, 5 square, 5 to the power 5, 5 फैक्टोरियल 5s। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको S में मिलेंगे। सो S में जो कलेक्शन है वो कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स की है, जिसमें 5 क्रॉस 5 टाइप के 5 क्रॉस 5 टाइप की मैट्रिक्स है और जिसकी एंट्री सिर्फ 0 या फिर 1 ही हो सकती हैं। उसके बाद जो एक और कंडीशन यहाँ पर गिवन है दैट इज कि जो सम होगा रोज के एलिमेंट का जो सम होगा और जो कॉलम के एलिमेंट का जो सम होगा वो 1 ही होगा। दैट मीन्स इफ़ यहाँ पर ये 5 एंट्रीज मेरे पास हैं 2 3 इस तरीके से 4 and 5 इस टाइप से ले लेते हैं, ये 5 क्रॉस 5 की है। सो यहाँ पर इफ़ मैं एक 1 यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, उसके बाद मैं कहीं और पे 1 प्लेस नहीं कर सकती। 0 and 1 का ही ऑप्शन मेरे पास है, बट मैं कहीं और ये 1 नहीं प्लेस कर सकती, बिकॉज जो सम होगा रोज़ का जो सम है वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब बाकी जगह बाकी की जो एंट्रीज आएंगी वो 1 ही हो, वो 0 ही होगी। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से 5 यहाँ पर भी होगा, 4 and 5 इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे 1 प्लेस कर देती हूँ तो उसके नीचे भी कहीं 1 नहीं आ सकता, बिकॉज जो कॉलम का जो सम होगा, जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं उनका जब मैं सम करूँगी तो वो मुझे 1 ही मिलना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, बाकी के जब सारे 0 होते हैं। तो उसी तरीके से अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सो सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पर कितनी चॉइस है कि मैं 1 को कितनी बार प्लेस कर सकती हूँ। सो आई हैव 5 चॉइसेस कि मैं कहीं पर भी, यहाँ पर भी कर सकती हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 5 चॉइस मुझे मिल रही है। उसके बाद अगर मैं सेकंड रो पे आती हूँ, आप इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 क्रॉस 5 है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट रो पे आती हूँ तो मैं अगर मान लो मैंने यहाँ पर 1 प्लेस कर रखा होगा, कहीं ना कहीं तो प्लेस किया ही होगा। सो लेट अस सपोज कि अगर यहाँ पर किया होगा तो मैं यहाँ नहीं प्लेस कर सकती उसको। अब मेरे पास सिर्फ 4 चॉइसेस हैं कि मैं 1 को कहाँ प्लेस कर सकती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बाकी की जगह 1 प्लेस करना है हर जगह। मतलब मेरे पास सिर्फ चॉइस कितनी है, मेरे पास 4 चॉइसेस बचेंगी, तो 4 आ गया। देन उसी तरीके से नेक्स्ट पे आएंगे तो अब मेरे पास सपोज करो मैंने यहाँ प्लेस किया होगा तो मेरे पास ये दोनों प्लेसेस अब हट गए, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं कर सकती और यहाँ पर भी नहीं कर सकती। सिमिलरली फिर यहाँ पे मुझे 3 2 एंड लास्ट में 1 इस तरीके से मुझे चॉइस मिलेगी। सो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे S में मिलेंगे वो मिलेंगे 5 फैक्टोरियल। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस लुक इनटू अनदर क्वेश्चन दैट इज W जो है वो आपका वेक्टर स्पेस है और W में सारे रियल पॉलिनोमियल्स हैं ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, जिसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है। मैपिंग कुछ इस टाइप की है, W to W बाय T जो पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल्स टू P डैश एज डेरिवेटिव होगा। फाइंड मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस ऑफ दिस, तो आपको मैट्रिक्स पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे, मैंने यहाँ पर 2 ही ऑप्शंस लिए हैं, बाकी के सारे रॉन्ग है। तो एक ही मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर ठीक मिलेगी, तो उस किस तरीके से करना है वो देखिए। यहाँ पर
इन बेसिस के रिस्पेक्ट में मुझे निकालना है, तो मैं इन बेसिस के अकॉर्डिंगली चलूँगी। जो भी आपको बेसिस गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले ले लिया 1, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव होगा, दैट मीन्स कि किसी भी यहाँ पे 1 का अगर आप डेरिवेटिव कर दो दैट विल बी 0। इसके बाद x का करते हैं। ये जो पॉलिनोमियल था इसकी जो डिग्री थी वो 0 थी, इसलिए सिर्फ कांस्टेंट था यहाँ पर। अब जो आपके पास x मैंने यहाँ पर लिया है नेक्स्ट, उसकी जो डिग्री है वो 1 है, इसका डेरिवेट करेंगे तो वी विल गेट 1। देन नेक्स्ट x स्क्वायर का करते हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो है 2, तो इसका आपका आ जाएगा 2x, क्योंकि डेरिवेट करना है आपको। देन इसी तरीके से एक्स क्यूब का कर सकते हैं, एटमोस्ट 3 डिग्री था तो यहाँ पर एक्स क्यूब तक ही हम ले सकते हैं, और इतने ही बेसिस हमें गिवन है, दिस विल बी 3x स्क्वायर। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में चेक करना होगा। तो 0 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मेरे पास 0 × 1 इन्हीं की कॉम्बिनेशन में हमें बनाना होगा। देन 0 × x प्लस 0 × x स्क्वायर, देन 0 × x क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज 1। तो 1 मुझे किस तरीके से मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँ 1 × 1 मुझे 1 मिल जाएगा, बाकी रेस्ट 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से मुझे 2x चाहिए, तो मुझे किस तरीके यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मुझे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा इस तरीके से कि मुझे 2x मिल जाएगा, रेस्ट मुझे सारे 0 करने पड़ेंगे, क्योंकि इनको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। W to W है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं 3x स्क्वायर पे, तो मुझे अब ये सारे 0 करने पड़ेंगे। ये x स्क्वायर वाले पे सिर्फ मुझे वैल्यू देनी होगी 3, सो दैट कि जब मैं इसका बाकी ये जो है वो 0 हो जाएगा। जब आप इनका सम करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, और बहुत ही इजी है पता लगाना कि कहाँ पर आपको ऐड करना है, कौन कौन सी टर्म्स आपको 0 रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से मैट्रिक्स हमें मिल रही है, कॉलम वाइज लिखना है, 0 कोएफिशिएंट देखना है, 0 0 0 एंड 0, सो 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देन 1 0 0 0, सो ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 0 2 0 0, तो 0 2 ये आपका ठीक है, यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है। और भी मैट्रिक्स आपको गिवन होंगी तो आपको देखते हुए चलना है, और 1 1 एक एक करके आपको ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करने हैं। सो लास्ट है फिर 0 0 0 3 0, सो ये करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको डिटरमिनेंट निकालना है किसी मैट्रिक्स का। सो लेट अस से ये ए कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं सिंपली इसको एक्सपेंड करती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने में, और इतना टाइम तो होता नहीं है। सो नेक्स्ट हमें करना क्या है, अगर मैं इन टूज को रिड्यूस करती हूँ तो मेरे पास जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो मिल जाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर मैं इनको रिड्यूस कर देती हूँ तो मुझे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी। सो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है इनके डायगोनल एलिमेंट्स का, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो मैंने बेसिकली करा क्या, ये इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ किया है सो दैट मैं इनको हटा सकूँ और इनको 0 बना सकूँ। तो यहाँ पर इनको हमने रो 4 में अप्लाई किया, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 इसमें अप्लाई किया, 2 टाइम्स करके रो 3 का हमने हटा दिया, तो ये हो जाएगा। रेस्ट सारे एलिमेंट यहाँ पर सेम हो जाएंगे, जो चेंजमेंट होगा वो इसमें यहाँ पर होगा रो 1 1 माइनस 2 × रो 2, तो ये हो जाएगा आपके पास -3, ठीक है। तो इस मैं बस डायगोनल एलिमेंट को देख रही हूँ, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, इसमें जो चेंजमेंट आ गया ये तो 0 बन गया, इसमें जो चेंजमेंट आ गया दैट इज -3। उसके बाद देखिए रो 5 में ऐसे ही मैंने रो 5 -2 टाइम्स रो 2 लगा दिया, 2 टाइम्स रो 2, क्योंकि यहाँ पर 1 था। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेम ये तो 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, दैट इज 1 - 2 × 2 दैट इज -3। रो 6 में 2 टाइम्स रो 1 का लगा दिया, तो सेम यहाँ पर चेंजमेंट आ जाएगी, दैट इज -3। रेस्ट जो सारी एंट्रीज हैं वो आपकी 0 इन 0 बन जाएगी। आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकती हो। डिटरमिनेंट निकालना है, प्रोडक्ट कर देंगे, दैट इज 3 × 3 दैट इज 9 9 × 3 दैट इज 27, माइनस का 27, सो दिस इज द आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मैट्रिक्स है 3×3 की, जिसकी जो रियल एंट्रीज इस तरीके से हैं, जिसका डिटरमिनेंट है वो आपको 6 मिल रहा है, ट्रेस जो एलिमेंट्स का ट्रेस है वो 0 मिल रहा है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ a + i इज इक्वल्स टू 0 देन आइगन वैल्यूज ऑफ a, सो आपको आइगन वैल्यू निकालनी है इस a की।
ए जो है वो 3x3 का है, इसका मतलब कि जो आइगन वैल्यूज होंगी वो भी हमारे पास 3 ही होंगी। यहाँ पर जो आपको बातें पता है, जो डिटर्मिनेंट है वो 6 गिवन है। दैट मीन्स मैंने आपको बताया था जब आइगन वैल्यूज की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है वो होता है आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए गिवन है, इसका मतलब जो सम होगा आइगन वैल्यूज का वो आपको पता है, दैट इज 0। ठीक है, एंड यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल्स टू 0। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको काफी अच्छे से पता है कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट किस टाइप का होता था, ए माइनस लैम्डा आई, इसका यूज करते थे और इससे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लैम्डास की वैल्यू निकालते थे जो कि हमारी आइगन वैल्यूज होती थी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज -1, इसको आप कंपेयर करो तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1, मतलब कि मुझे एक आइगन वैल्यू यहीं से मिल गई -1। यहाँ पर आप -1 ये 1 है तो ये ऑप्शन सी यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद मुझे अभी दो वैल्यूज और पता लगानी है, सो -1 और प्रोडक्ट कोई भी ए एंड बी ले लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 6, so that is minus ab is equals to 6। सम करना है -1 प्लस a प्लस b is equals to 0, that is a प्लस b is equals to 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप इससे भी पता लगा सकते हैं। ये बस मैं आपको बताने के लिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, वरना आपको जस्ट अप्रोच पता चल जाए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप इसको देखते ही पता लगा सकते हैं, जो आपको एक लैम्डा आइगन वैल्यू मिलेगी कंपेयर करते ही, आपको लिखने की जरूरत है नहीं, सो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा -1। सो टाइम को सेव करना है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं। तो a प्लस बी मतलब कि बाकी जो दो आइगन वैल्यूज हैं उनका सम आपको 0 मिलना चाहिए। तो बाकी की दो को देख लेते हैं, इसका मुझे 5 मिल रहा है, इसका मुझे -1 मिल रहा है, मुझे मिलना क्या चाहिए 0, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। ओके, तो मुझे सम क्या मिलना चाहिए 1, तो यहाँ पे मुझे -1 मिल रहा है। इसके बाद -3 2, दैट इज मुझे -1 फिर से यहाँ पर मिल रहा है, 3 - 2 दैट इज 1। ये मुझे ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मुझे वही सम मिल रहा है जो मुझे चाहिए था 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मैट्रिक्स का क्वेश्चन है रियल एंट्रीज। यहाँ पर 4x4 की मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज है -1 1 2 -2। सो ये इसकी आइगन वैल्यूज हैं of b if b is equals to a to the power 4 minus 5a square plus 5i। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। अगर a की जो आइगन वैल्यूज हैं, a की आइगन वैल्यूज हो गई -1 1 2 -2। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं b की आइगन वैल्यू, सो दैट b इज इक्वल्स टू a to the power 4 1 के लिए निकाल लेते हैं, पहले -1 के लिए निकाल लेते हैं, दैट इज -1 to the power 4 minus 5 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 5। ठीक है, दिस विल बी पॉजिटिव का 1, ये हो गया आपका 0 1 आ गया यहाँ पर। b की एक जो आइगन वैल्यू है वो 1 हो गई। इसी तरीके से अब हम 1 के लिए निकाल लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा 1 -5 प्लस 5, तो मुझे फिर से क्या मिल गया 1। b की नेक्स्ट के लिए निकाल लेते हैं, दैट इज 2, सो 2 की पावर यहाँ पर 4 minus 5a दैट इज 4 प्लस 5। तो 16 minus 5 for the 20 plus 5 डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 minus 15 दैट इज पॉजिटिव का 1। उसके बाद नेक्स्ट निकाल लेते हैं, दैट इज -2, सो -2 ये भी फिर से 16 ही हो जाएगा। सो दिस विल बी -20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। सो जो b की मेरे पास आइगन वैल्यूज हैं दैट इज 1 1 1 एंड 1। ठीक है, a की क्या थी -1 1 2 -2। सो a प्लस बी की निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्या होगा -1 प्लस 1 दैट इज 0 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 -2 प्लस 1 दैट इज -1। इसी तरीके से a माइनस बी की निकाल लो। सो -1 दैट इज माइनस का 2 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 -2 -1 दैट इज -3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी मतलब ये, इसका मतलब कि इन आइगन वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक 0 है, सो दिस इज करेक्ट।
डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, दिस इज रॉन्ग। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, इनका सम करना है। सो इसको याद रखना, डिटर्मिनेंट बोला है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ट्रेस बोला है तो इन आइगन वैल्यूज का सम करना है। सो ए माइनस बी का ट्रेस क्या होगा, -2 प्लस -3 दैट इज -5 + 1 -4, सो दिस इज रॉन्ग। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी 2 + 3 5, 5 - 1 दैट इज 4, सो दिस इज करेक्ट। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो इसको समझते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। डी आपके पास कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, और जिसका जो एन है, जितनी क्रॉस की मैट्रिक्स होगी वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखी है वो वैलिड होगी? तो फर्स्ट है, डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो रैंक जो है वो भी 0 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, अगर डिटर्मिनेंट 1 होता है तो रैंक उसका नॉन ज़ीरो होगा। रैंक अगर 1 होती है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। रैंक अगर डी, जो रैंक है डी मैट्रिक्स की, वो एन होती है, तो डिटर्मिनेंट जो होगा डी का वो नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। तो रैंक और डिटर्मिनेंट के बीच का जो ये रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो रैंक की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है कि जो नॉन ज़ीरो, जहाँ पे हमें एंट्रीज मिलती हैं जिसमें रोज और कॉलम्स में, और उसको वो हमारी रैंक हो जाती है। जैसे फॉर सपोज मैं इस तरीके का एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 3 1 सॉरी 0 0 2 1 0 0 0 0 इस टाइप का। तो रैंक मेरी यहाँ पर क्या होगी, 2 रैंक होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो फर्स्ट और सेकंड जो मुझे रो मिल रही है उसमें मेरे पास जो है नॉन ज़ीरो एंट्रीज मुझे मिल रही हैं। तो मुझे चेक करना है कि कितनी एंट्रीज मुझे नॉन ज़ीरो मिल रही है। तो यहाँ पर इसकी जो रैंक आ गई वो 2 आ गई। तो उसी से हमने एक डेफिनेशन और निकाली है रैंक की। सो रैंक, इसको देखिए, रैंक इज़ अ नंबर, रैंक कोई नंबर m होगा सच दैट m क्रॉस m सब मैट्रिक्स ऑफ A इज द लार्जेस्ट वन विद नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये परसेप्शन भी देखना होगा रैंक का, कि रैंक जो है, ये सपोज करो ये मैट्रिक्स थी आपकी पूरी A मैट्रिक्स थी, ठीक है। सो रैंक कोई वो m होगा सच दैट कि m क्रॉस m की मतलब कि ए की कोई सब मैट्रिक्स, तो मान लो ये ए की सब मैट्रिक्स है वो, जिसका जो डिटर्मिनेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है या नहीं, यहाँ पे भी ज़ीरो भी हो सकता है, बट उसका जो डिटर्मिनेंट हो वो नॉन ज़ीरो बन रहा है, फर्स्ट थिंग। तो ये m क्रॉस m की हो गई, ये आपकी n क्रॉस n की थी सपोज करो, तो ये आपकी m क्रॉस m की सब मैट्रिक्स हो गई, जिसके जो, और जो ये वो लार्जेस्ट मैट्रिक्स है इसमें, जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो m है दैट इज इक्वल्स टू 2, m क्रॉस m कितनी क्रॉस की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की। तो रैंक जो आ गया 2 आ गया, और पहले जो हमने डेफिनेशन देखा उसमें भी यही था कि जो रैंक आ रहा था वो 2 ही आ रहा था हमारा, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन क्लियर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो रैंक भी 0 के इक्वल होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो डिटर्मिनेंट 0 हुआ, इट मीन्स कि आपके पास जो एंट्रीज थी वो कुछ इस टाइप की, हम बोल सकते हैं कि ये मेरे पास वो एंट्री है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, और रैंक भी इसका मतलब 0 हो गया। तो ये तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, बट क्या इसका रैंक 0 है? नहीं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट मेरा 0 होता है, सपोज करते हैं इसका डिटर्मिनेंट 0 था, तो मुझे एक उसकी सब मैट्रिक्स भी मुझे मिल सकती है जिसका रैंक जो है, जिसकी जो डिटर्मिनेंट होगी वो नॉन ज़ीरो होगी। इसका मतलब जो रैंक होगा वो उससे लेस देन, उससे कम होगा, ठीक है। जैसे n क्रॉस n की थी, तो मुझे एक सब मैट्रिक्स मिल रही है जिसका जो रैंक है वो उससे लेस होगा। उसके जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं, 3 क्रॉस 3 की ले रहे हैं, तो n से मेरे पास लेस होगा। n यहाँ पर क्या है, ये जो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, जितनी क्रॉस की मैट्रिक्स वो होगी, तो उससे मुझे लेस मैं ले सकती हूँ, क्योंकि रैंक की बात कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मुझे एक सब मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए जो उससे लार्जेस्ट हो, और ऐसी लार्जेस्ट मैट्रिक्स जिसका जो डिटर्मिनेंट हो वो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। तो मुझे लेस देन n मिल सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसका रैंक हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, मुझे तो फिर उससे छोटी मैट्रिक्स को चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा रॉन्ग। सेकंड पे आ जाते हैं, डिटर्मिनेंट अगर 1 होता है तो रैंक जो है वो नॉन ज़ीरो आएगा। अगर डिटर्मिनेंट सपोज करो 1 आ जाता है तो रैंक जो उसका होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। तो ये करेक्ट है कि अगर डिटर्मिनेंट आपको जो है वो 1 मिल रहा है, तो
जो रैंक है वो नॉन ज़ीरो होगी, मुझे 1 2 कुछ भी मिल सकती है। दैट मीन्स कि अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर 1 है तो रैंक मुझे n के इक्वल मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एक हो सकता है कि फिर उसमें सारे ही इस तरीके से नंबर्स हों, सारे ही नंबर्स हो जिसका मुझे अगर मुझे डिटर्मिनेंट 1 चाहिए तो इस टाइप की मैट्रिक्स में नहीं ले सकती, तो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी रैंक क्या है, 2 है, 0 तो नहीं आ रही। कोई भी आप, अगर आपको प्रॉब्लम इस टाइप से हो रही है कि नहीं कौन से ऑप्शन ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि अगर डिटरमिनेंट 0 है तो रैंक क्या होगी, तो आप सिंपल कोई काउंटर एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं, उसी से आपको पता लग जाएगा। तो रैंक जो है यहाँ पर वो नॉन ज़ीरो होगी, तो ये करेक्ट है बिकॉज 0 तो नहीं आ रही मेरे पास, तो n की इक्वल हो सकती है तो 0 नहीं है, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन सी ऑप्शन पे आ जाते हैं, दैट इज रैंक जो है अगर वो 1 होती है, दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट इज नॉन ज़ीरो। रैंक मुझे अगर 1 मिल रही है, मतलब कि कोई जो सब मैट्रिक्स थी और जिसका नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट था, तो उसका मुझे उसकी जो रैंक है वो मुझे 1 मिल रही है, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का जो पूरा जो डिटर्मिनेंट है इस तरीके से समझ सकते हैं। रैंक सपोज करो मुझे मिल गई 1, सो साइज जो होगा दैट मीन्स ये हो सकता है, मुझे ये कंडीशन गिवन है कि जो n होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि रैंक आपको 1 कैसे मिल सकती है, जब उसका साइज़ जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स सपोज करो 2 क्रॉस 2 की है और आपको रैंक मिल रहा है यहाँ पर 1, इसका मतलब कि इस तरीके से आपको कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो रैंक अगर 1 है और साइज़ उसकी 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है, तो डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल कैसे नहीं होगा, फिर तो होगा इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पर तो 0 0 आ गया डिटर्मिनेंट, तो साफ पता लग रहा है कि इज इक्वल्स टू 0 ही होगा। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है, बस 1 और 0 की एंट्रीज़ को यूज़ करते हुए, जैसे कि मुझे जल्दी से आंसर पता लग जाए, तो डिटर्मिनेंट तो साफ 0 बन रहा है। अगर साइज से लेस है रैंक, देन बहुत ऑब्वियस सी बात है कि डिटर्मिनेंट आपका फिर 0 बनेगा। इसका मतलब कि आपको कोई एक ऐसी रो या कॉलम ऐसा मिल रहा है जिसमें सिर्फ 0 0 एंट्रीज है, और अगर आपको रो या कॉलम आप ऐसा बना देते हो जिसमें एंट्री सिर्फ 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट 0 मिल रहा है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है रैंक अगर n आती है, सो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगर आपको कोई आपकी जो रैंक है वो n आ रही है, इसका मतलब कि जो डिटर्मिनेंट है वो 1 क्यों नहीं हो सकता, बल्कि नॉन ज़ीरो ही होगा। रैंक अगर आपको कोई भी मिल रहा है जिसका नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर मिल सकता है आपको, तो ये तो नॉन ज़ीरो में 1 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो रैंक n है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, रैंक n है, इसका मतलब कि आपको n क्रॉस n की कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल रही है जिसका नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट है। इसी डेफिनेशन से पता लग रहा है मुझे, तो नॉन ज़ीरो में 1 भी तो इंक्लूड होगा ही मेरा, तो यहाँ पर तो 1 की इक्वल है ही नहीं, तो मैं तो बिल्कुल ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ सकती हूँ जिसका डिटर्मिनेंट मुझे 1 मिल जाए, इस तरीके से बना सकती हूँ। सो ये ऑप्शन गलत हो गया, सिर्फ ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो अगर लास्ट एग्जाम्पल में ये जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझा सकूं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डिटर्मिनेंट और रैंक का बेसिकली एक रिलेशन गिवन है, और इस तरीके से जो रैंक की मैंने डेफिनेशन आपको बताई उससे बहुत ईजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो नेट मैथ्स में आ चुके हैं। थैंक यू।